नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, एक 35 साल की महिला होती है जो कि अपने ही घर में कोचिंग चलाया करती थी और अपने घर से वो बच्चों को काफी सारे बच्चों को ट्यूशन दिया करती थी। लेकिन एक दिन वो अपने ही कोचिंग में पढ़ने वाले एक इंटर के छात्र को अपने घर पर रोक लेती है। दरअसल होता क्या है कि जो उसका पति होता है उस दिन वो घर लौटने वाला नहीं था, वो दूसरे शहर में गया हुआ था। और तभी ये महिला टीचर अपने स्टूडेंट से कहती है कि देखो, मुझे अकेले में रहने से बहुत डर लगता है, तो तुम एक काम करो कि आज रात को मेरे ही घर पर रुक जाओ। और इसी वजह से आखिरकार वो स्टूडेंट उसके साथ उसके घर पर रुक जाता है। अब वो अपनी टीचर की सारी बातों को माना करता था और इसीलिए रुक जाता है उस महिला के साथ अकेले में। यहाँ तक तो उनके घर में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन आखिरकार उन दोनों के बीच में उस रात ऐसा कुछ होने वाला था, कुछ ऐसी घटना घटने वाली थी जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। और इन दोनों ने भी कभी नहीं सोचा था कि उनका ये जो कहानी है वो एक दिन अचानक से सोशल मीडिया के माध्यम से इस तरह से फैल जाएगी। तो आखिरकार दोस्तों, उस महिला टीचर और उस 12वीं के स्टूडेंट के बीच में ऐसा क्या हुआ था और क्यों वो जानबूझकर के स्टूडेंट को अपने घर पर रख लेती है, और फिर उन दोनों के बीच में ऐसा क्या होता है जो कि सभी के सुनने पर पैरों तले जमीन खिसक गई थी। तो नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हम आज की कहानी की शुरुआत करें उससे पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यह कहानी यकीनन आपके बहुत ही बड़ी सीख और सबक देकर के जाएगी कि किसी पर भरोसा करना या ना करना कितनी सोच और विचार करने वाली बात है। तो बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा ना करें। तो दोस्तों, आज की हमारी सच्ची घटना है उसकी शुरुआत जो है वो महाराष्ट्र के नासिक से होती है। दरअसल होता क्या है कि महाराष्ट्र के नासिक में ही एक गांव पड़ता है और उसी गांव में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम संजय होता है। अब दोस्तों, जो ये संजय था वो अपने परिवार के साथ में रहा करता था और वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे करके बहुत ही ज्यादा वक्त बीतते जा रहा था, लेकिन अब तक उसकी जॉब लग नहीं पाई थी। और इसी तरह तैयारी करते और एग्जाम देते उसकी उम्र 35 साल के करीब हो चली थी, लेकिन अब तक उसे किसी भी विभाग में कोई नौकरी मिल नहीं पाई थी। और इसीलिए वो जो संजय के फैमिली मेंबर थे वो काफी ज्यादा परेशान होने लगे और फिर वो अपने बेटे को समझाते थे कि देखो बेटा, बहुत ही ज्यादा उम्र हो गई है, अब तुम्हें नौकरी लगनी होगी तो लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। लेकिन इसकी वजह से तुम्हारी शादी की भी उम्र निकली जा रही है और अगर ऐसा ही तुम करते रहो तो फिर तुम्हें कोई अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। और आखिरकार उसके पेरेंट्स उसे इस तरह से समझाते हैं और जब इन बातों का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है तो फिर वो भी शादी के लिए मान जाता है। अब संजय आखिरकार अपनी शादी के बाद के लिए हामी भर देता है और अब इस तरह से उसके पेरेंट्स उसके लिए लड़की देखते हैं। अब जो उसके घर वाले थे वो एक बेहद ही खूबसूरत संस्कारी लड़की की तलाश करना शुरू कर देते हैं। अपने रिश्तेदारों में, अपने आस पड़ोस में सब जगह इस चीज की खबर फैला देते हैं कि जो संजय है उसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की तलाश है। लेकिन दोस्तों, क्योंकि अब इस लड़के की उम्र 35 साल हो चुकी थी और इसीलिए अब अधिकतर लोग उसको रिश्ते देने से मना ही कर रहे थे। लेकिन फिर आखिरकार एक दिन उसके लिए एक ऐसा रिश्ता आ ही जाता है जिसमें लड़की का नाम जो है सुमन होता है। और जो ये सुमन होती है उसकी उम्र जो थी वो तकरीबन 32-33 साल के हो चली थी। अब दोस्तों, जो सुमन के फैमिली वाले होते हैं जब वो लड़के की उम्र को देखते हैं तो फिर यही सोचते हैं कि लड़की की और लड़का के एज जो है वो लगभग सेम ही है तो ठीक ही है, क्योंकि लड़की भी उम्र से 32-33 साल की हो चुकी थी और जो लड़का था वो भी तकरीबन 34-35 साल के करीब हो चुका था। तो क्यों ना इन लोगों की शादी करा दी जाए, क्योंकि अभी तक सुमन भी पढ़ाई कर रही थी और इस वजह से उसने भी शादी नहीं की थी और इसीलिए आज उसकी उम्र जो थी वो लगभग 33 साल हो चुकी थी और इतनी उम्र निकल गई थी। उसका भी यही कहना था कि पहले वो अपने पैरों पर खड़ी होगी और तब जाकर के शादी करेगी। और इधर उसके जो होने वाला पति था उसकी भी यही सपना थी। और आखिरकार इन दोनों का ही रिश्ता एक दूसरे से फिक्स कर दिया जाता है और फिर दोनों की जल्द ही शादी भी हो जाती है। अब शादी करके सुमन जो है वो संजय के घर पर पहुंच जाती है। अभी तक संजय को कोई भी गवर्नमेंट जॉब तो नहीं लग पाई थी और इसीलिए वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था और आखिरकार वो अपना व्यवसाय शुरू करता है। पुणे में एक कपड़े की दुकान खोलता है और ठीक ठाक इसी तरीके से चल रहा था। अब संजय जो था वो ज्यादातर पूना में ही रहा करता था और सुमन जो थी वो उसके माता पिता के साथ अपने ससुराल में यानी कि गांव में रहती थी। अब धीरे धीरे करके ऐसे ही 2 साल का वक्त बीत जाता है और फिर 2 सालों के बाद एक दिन जो ये सुमन होती है वो अपने पति से कहती है कि देखिए संजय, मैं अब आपके साथ रहना चाहती हूँ, क्योंकि अब तक हमें कोई औलाद ही नहीं हुई है, क्योंकि हम दोनों साथ में रहते ही नहीं है और अब तो हमारी शादी को भी 2 साल बीत चुके हैं। आप जब भी यहाँ आते हो तो 1 या 2 दिन ही रहते हो और उसके बाद आप लौट जाते हो। इस तरह से तो हमारा कभी परिवार ही नहीं बढ़ेगा, हम दोनों के बीच में कभी प्यार ही नहीं बढ़ेगा।
और अब ये बात कहीं न कहीं संजय को भी समझ में आ जाती है, क्योंकि संजय की भी उम्र अब तेजी से निकली जा रही थी और वो भी यही चाहता था कि जल्द से जल्द वो भी पिता बन जाए। और इसीलिए वो अपने माता-पिता से इस बारे में बात करता है और फिर आखिरकार उसके माता-पिता भी सुमन को उसके पास भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो लोग भी यही कहते हैं कि हाँ बेटा, तुम लोगों को फिलहाल एक साथ ही रहना चाहिए। और अब जो ये संजय होता है वो अपनी पत्नी को लेकर के पुणे में चला जाता है और वहीं पर एक किराए का मकान लेकर उसमें रहने लगता है। अब दोस्तों, जो ये संजय होता है वो तो सुबह-सुबह अपनी दुकान पर अपने काम पर चला जाया करता था और इधर जो सुमन होती थी वो घर पर बिल्कुल अकेली रहा करती थी। और फिर आखिरकार एक दिन सुमन अपने पति से कहती है कि देखो संजय, मैं घर पर दिन भर ऐसे अकेली रहती हूँ तो काफी ज्यादा बोर हो जाती हूँ, क्योंकि मेरा तो ऐसे अकेले टाइम पास नहीं होता है। तो मैं भी कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे कि मेरा टाइम भी कट जाए और मेरा अकेलापन भी दूर हो जाए। और इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि क्योंकि मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, हाईली एजुकेटेड लड़की हूँ, तो मैं अपने ही घर पर बच्चों को ट्यूशन देना चाहती हूँ, इससे मेरा भी टाइम पास हो जाएगा और घर में भी 2 पैसे की आमदनी हो जाएगी। तो आपका इसमें क्या कहना है? अब जो उसका पति होता है दोस्तों, इस चीज के लिए बिल्कुल मान जाता है। कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि अगर तुम घर पर रह करके ही बच्चों को पढ़ाओगे और इससे तुम्हारा टाइम भी पास होगा और बदले में इससे तुम्हारी कुछ कम आमदनी भी हो जाएगी, जिससे कि कम से कम तुम अपना तो खर्चा निकाल ही पाओगी। और आखिरकार ये दोनों पत्नी पत्नी जो है वो इस चीज के साथ आगे बढ़ जाते हैं। अब कहीं ना कहीं अच्छे खासे स्टूडेंट भी इस महिला सुमन के पास आने लगे और ये महिला बच्चों को ट्यूशन देने लगी थी। अपने ही घर पर ये बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देती है और इसमें से कई बच्चे भी वहाँ ट्यूशन में जाते थे और कई बड़े बच्चे भी क्लास के आया करते थे। और उन्हीं में से एक बच्चा होता है जो कि 12th यानी कि इंटर की कोचिंग करने के लिए उस मैडम के पास पहुंचता है। अब इस तरीके से इन दोनों की जिंदगी जो थी वो सब कुछ अच्छे ही तरीके से चल रही थी और इधर जो सुमन थी वो भी धीरे धीरे करके अच्छे खासे पैसे कमाने लगी थी, स्टूडेंट पढ़ने लगे थे। लेकिन एक बात जो उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देती थी वो यही थी कि अब तक उन्हें बच्चा नहीं हो पाया था। 2-4 डॉक्टरों से भी जाकर के उन्होंने इस बारे में सलाह ली, लेकिन अब तक उन्हें कोई परिणाम देखने को नहीं मिला था और कहीं ना कहीं इस बात से संजय परेशान होने लगा था। और फिर एक दिन वो अपनी पत्नी से कहता है कि देखो सुमन, हम दोनों को शादी को इतने साल हो गए हैं, लगभग 3 साल हो गए और अब तक हमें कोई बच्चा हो ही नहीं पाया और अब तो हम दोनों साथ में भी रहते हैं, तभी भी हम दोनों माता पिता बन नहीं पाए हैं। लगता है कि शायद हम दोनों में से ही किसी में कमी है। तभी सुमन कहती है कि देखिए, आपको इतने ज्यादा इसमें परेशान होने या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आजकल का जो टाइम है वो बहुत ही आगे बढ़ चुका है, तो हम लोग दूसरे डॉक्टर से चलकर एक दूसरे का चेकअप करवा लेते हैं। इससे हमें पता चल जाएगा, जो भी हमारे अंदर कमी होगी हम उसे दूर कर लेंगे या फिर जो भी सच्चाई होगी वो सामने आ जाएगी। और उसके बाद दोनों आपसी सहमति से दोनों एक डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और जब डॉक्टर से जाकर के पति और पत्नी अपनी चेक कराते हैं और जब दोनों की रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट जो आता है उसमें डॉक्टर यही बताते हैं कि दरअसल सुमन में कोई कमी नहीं थी, लेकिन जो संजय था, क्योंकि अब उसकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास हो चली थी और अब जो ये डॉक्टर है उन्हें यही बता देते हैं कि जो संजय है वो अब उसमें वो बात नहीं बची है कि वो पिता बन सके। अब दोस्तों, जैसे ही इतनी बात संजय सुनता है तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, हताश हो जाता है, निराश हो जाता है और इस तरह से पति पत्नी निराश होकर के घर लौट करके आ जाते हैं। अब शाम के वक्त में जब दोनों खाना खा रहे थे तभी संजय जो है वो खाना खाने के बाद अपनी पत्नी से यही कहता है कि देखो सुमन, क्या हम दोनों के नसीब में लगता है कि शायद बच्चे नहीं होंगे। और तभी उसकी जो पत्नी होती है वो कहती है कि देखिए, आपको इसमें इतनी ज्यादा कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और अगर ऊपर वाला चाहेगा तो क्या ही मुमकिन नहीं हो सकता है, सब कुछ मुमकिन हो सकता है। अब जो संजय था, इसी वजह से क्योंकि डॉक्टर ने उसके अंदर कमी बता दी थी, तो अब उसका ना तो काम में मन लगता था और ना ही समय पर वो दुकान जाता था। पत्नी उसे बहुत समझाती थी कि देखिए संजय, अगर आप इस तरीके से हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, काम धाम छोड़ देंगे तो ऐसे तो नहीं चलेगा, उल्टा हम अपनी जिंदगी ही खराब कर लेंगे। अब देखिए, हम लोगों को किसी भी तरह इस दुनिया को, अपनी जिंदगी को अच्छे से नॉर्मल करना ही होगा। और आखिरकार पति को भी समझ में आ जाता है और फिर वो कोशिश करने लगता है नॉर्मल जीने की, लेकिन कहीं ना कहीं संजय के दिमाग में हमेशा यही बात चलती थी कि वो पिता ही नहीं बन सकता है, सारी कमी उसमें ही है। अब कहीं ना कहीं संजय नॉर्मल तरीके से जीने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात उसकी पत्नी के भी मन में खटक रही थी कि क्योंकि अब तो उसका पति संजय ही है जो कि कभी उसे मां नहीं, यानी कि संतान सुख नहीं दे सकता है। इस बात को लेकर के मन ही मन में सुमन भी परेशान रहती थी, लेकिन फिर भी वो कभी भी इस बात को अपने पति के सामने जाहिर नहीं होने देती थी। एक दिन जब दोपहर का समय हो रहा था, लगभग दोपहर के 2 बज रहे थे, तभी जो ये सुमन होती है उसकी एक सहेली होती है, जब उसका फोन उसके पास आता है
और अब सुमन और उसकी दोस्त जो है वो आपस में फोन पर बात कर रहे थे, और तभी जो वो सामने फोन पर सहेली काव्या होती है वो सुमन से कहती है कि तुम लोगों को शादी को इतने टाइम बीत चुका है, इतना साल बीत चुका है, लेकिन अब तक तुम्हें कोई बच्चे की प्लानिंग क्यों नहीं की? तुम्हें भी समझना चाहिए कि तुम लोगों को बच्चा कर लेना चाहिए, कोई बात तो नहीं है। अब क्या तुम लोग बुढ़ापे में जाकर के बच्चा पैदा करोगे? अब दोस्तों जो ये सुमन होती है वो अपने दोस्त काव्या से ये कहती है कि देख काव्या, बात दरअसल ये है कि हम लोग की मजबूरी है। और जब उसकी दोस्त उससे पूछती है तब सुमन जो है वो अपने पति के बारे में काव्या को सब सच्चाई बता देती है, किस वजह से आखिर उसे बच्चा नहीं हो रहा और किस वजह से वो अपने माता पिता को नहीं बन पा रही है। कहीं ना कहीं वो फोन पर अपने पति को सारा दोष ठहरा देती है, और जिसकी वजह से वो इतनी तकलीफ से गुजरी थी वो भी बता देती है। अब जैसे ही सुमन की दोस्त ऐसी बात सुनती है तो हंसने लगती है और कहने लगती है कि यार, तो इसमें इतना ज्यादा परेशान होने की क्या बात है? अगर तेरा पति जो है वो इस लायक नहीं है, लेकिन तुम तो माँ बन सकती हो, तुम तो किसी के साथ रिश्ते कायम कर सकती हो, और फिर उसके बाद तुम्हें वो औलाद भी नसीब में आ जाएगी, और ये बात जो है वो कभी किसी के सामने खुल करके भी नहीं आएगी। अब जैसे ही ये बात दोस्तों सुमन सुनती है तो कहीं ना कहीं सुमन जो है वो उससे कहने लगती है कि यार, तू ये क्या करी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तू जानती है कि मेरा पति इस चीज के लिए कभी तैयार नहीं होगा, कभी उस चीज के लिए मुझे हामी नहीं भरेंगे। तभी काव्या कहती है कि देख, तुझे इस बारे में संजय से कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। संजय को इस चीज को तुम्हें मनाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें इस चीज के लिए उसे पहले एक बार देखना होगा भाप कर कि क्या वो इस चीज के लिए तैयार होगा, क्योंकि ये बात जो है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें और तुम्हारे पति को पता है, ये बात दूसरे को नहीं पता है। तो अगर बच्चा हो भी जाएगा तो किसी को क्या शक होगा? अगर तुम अपने पति को एक तरीके से समझाने की कोशिश करती हो, अगर वो मान जाता है तो तुम लोग इस तरह से माता पिता बन जाओगे। अब तुम लोग देखो कि तुम लोगों को क्या करना है। ये बात कहीं ना कहीं सुमन को भी सही लगती है, और फिर सुमन जो है वो यही सोचती है कि अगर वही बात वो अपने पति से करेगी, उसे अगर इजाजत मांगेगी, तो जाहिर सी बात है उसका पति इस चीज के लिए कभी उसे इजाजत नहीं देगा, क्योंकि चाहे कोई ही पति क्यों ना हो, वो अपनी पत्नी को कभी भी किसी दूसरे पुरुष के साथ वक्त बिताने के लिए हामी तो नहीं भरेगा, उसे इजाजत तो नहीं देगा। और ये बात सुमन बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रही थी। अब दोस्तों जो ये सुमन होती है वो अपना दिमाग लगाती है, और फिर वो यही सोचती है कि क्यों ना मैं ही किसी के साथ चुपके से रिश्ते कायम कर लूंगी, और जब मैं गर्भवती होंगी तब जाकर के मैं अपने पति को ये बात बताऊंगी, और इस तरीके से मैं भी माँ बन जाऊंगी और वो भी पिता बन जाएगा। और इसीलिए अब उसी तरह का वो सोचना शुरू कर देती है। अब सुमन यही सोचती है कि आखिर वो किस लड़के के साथ ये सब कुछ करे, क्योंकि ये बात जो है वो कभी किसी के सामने आनी भी नहीं चाहिए, उसे इस तरह के लड़के की तलाश है। और आखिरकार दोस्तों सुमन के दिमाग में ये बात आ जाती है कि जिस बच्चे को वो ट्यूशन पढ़ाती है उसी में एक लड़का है जो कि इंटर में पढ़ाई कर रहा था, जिसकी उम्र लगभग 16-17 साल की रही होगी, और वो यही सोचती है कि क्यों ना इसी लड़के को वो अपने घर बुलाए, अपने ही साथ सब कुछ कराए। और वैसे भी वो लड़का उसे काफी ज्यादा पसंद करता था, और इस तरीके से उसको मनाना भी उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं था। और आखिरकार वो उस लड़के के ऊपर इसका दिमाग चला जाता है जिसका नाम पंकज होता है। अब एक दिन दोस्तों रात का समय होता है, और जो संजय होता है वो काम के सिलसिले में दूसरे शहर चला जाता है, और उस दिन वो बता कर भी गया था कि वो आज लौट करके यहाँ नहीं आएगा, यानी घर पर अगले दिन आएगा। और तभी जो ये सुमन होती है वो अपने स्टूडेंट से कहती है कि पंकज, हो सके तो आज रात को तुम यहीं रुक जाना, क्योंकि जो तुम्हारे आज अंकल है वो आज घर पर है नहीं, और इसलिए मुझे अकेले घर पर रहने पर बहुत डर लगता है। तभी जो पंकज होता है वो मैडम से कहता है कि मैडम, मैं ऐसे नहीं रुक सकता हूँ, क्योंकि मैं अगर ऐसे आपके घर पर रुक जाऊंगा तो फिर मेरे माता पिता बेवजह ही टेंशन में आ जाएंगे, वो मुझे ढूंढने लगेंगे। तो आप ऐसा करिए कि अगर आपको ऐसा करना है तो आप पहले मेरे माता पिता से परमिशन ले लीजिए। तभी सुमन कहती है कि पंकज, इसमें इतना टेंशन और लेने की और घबराने की कोई जरूरत है, मैं तुम्हारे पेरेंट्स के पास फोन करके उन्हें बता देती हूँ, और तब तुम यहाँ पर आराम से रख जाना। और फिर जा करके दोस्तों होता क्या है कि सुमन जो है वो पंकज के माता पिता के पास फोन लगाती है, और उनसे ये बताती है कि दरअसल आज उसका पति घर पर है नहीं, और इसीलिए वो पंकज को आज अपने घर पर रखना चाहती है। अब दोस्तों जब वो ऐसी बात कहती है तो जो पंकज के माता पिता थे वो यही सोच रहे थे कि एक स्टूडेंट का और एक टीचर का रिश्ता गलत कभी हो ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो उनके जानते हैं कि वो सुरक्षित जगह पर है। तो इसीलिए उसके माता पिता भी बेझिझक भरोसा करके मैडम पर उस बच्चे को उसके घर पर छोड़ देते हैं। तो दोस्तों उनके मन में ये कभी ख्याल ही नहीं आ सकता था कि वो टीचर जो है वो उनके बेटे के साथ आज रात को क्या करने के लिए उसके घर पर रख रही है, या उसके साथ क्या हरकतें करना चाहती थी, और इसीलिए वो बेझिझक उसे परमिशन दे देते हैं। और इस तरह से सुमन पंकज को आखिरकार घर पर रोक लेती है।
अब धीरे धीरे करके शाम का टाइम हो चुका था और फिर दोनों स्टूडेंट और टीचर दोनों साथ में ही बैठ करके खाना पीना करते हैं। और फिर जो पंकज होता है, सुमन उसका बिस्तर लगा देती है और फिर जाकर पंकज दूसरे कमरे में बिस्तर पर लेट जाता है। इधर जो सुमन थी वो अपने बेडरूम में जाकर के लेट जाती है। लेकिन जैसे ही अब धीरे धीरे रात का समय आता है तो फिर जो ये सुमन होती है वो अपने बेडरूम से निकलती है और फिर सीधे ही वो पंकज के बेडरूम में पहुंच जाती है और फिर उसके पास में जाकर लेट जाती है। अब जब पंकज ये देखता है कि जो उसकी टीचर है वो उसके ही बगल में आकर के लेट गई है, तब वो उनसे पूछने लगता है कि मैडम क्या बात है, आप इस तरह से मेरे बगल में आकर के क्यों लेट गई। और तभी दोस्तों जो ये सुमन होती है कहती है कि देखो, दरअसल मुझे अपने कमरे में अकेले डर लग रहा है, क्योंकि वैसे तो मैं हर रोज तुम्हारे अंकल के साथ रहती हूँ, लेकिन तुम्हें तो पता ही है कि मुझे अकेले सोने में डर लग रहा था और बस इसीलिए मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बेडरूम में आकर लेट गई। अब जो पंकज होता है वो भी ये सोचता है कि हो सकता है कि मैडम जो है वो काफी ज्यादा डरपोक हो और डर रही हो तो आ गई है तो कोई बात नहीं है। तो कुल मिलाकर के पंकज भी बेफिक्री से सो जाता है और आखिरकार थोड़ी ही देर में ये जो सुमन होती है वो उसके साथ अलग अलग हरकतें करना शुरू कर देती है। कहीं ना कहीं उसके ऊपर कभी हाथ रख देती है तो कभी पैर रख देती है। तभी पंकज उसे कहता है कि मैडम आप ये क्या कर रही हैं। और तभी जो सुमन होती है वो उस वक्त सोने का नाटक करती है। अब पंकज सोचता है कि हो सकता है कि वाकई में मैडम नींद में है और नींद में ही शायद इनसे ऐसी गलती हो रही है। लेकिन अब सुमन जो थी वो बार बार उस तरीके से काम करने लगती है कि वो उसके नजदीक आ रही थी और तभी आखिरकार पंकज का भी मन जो है वो भटकना शुरू हो जाता है और उसके भी अंदर की उत्साहिता बढ़ती जाती है और फिर आखिरकार वो खुद के ऊपर काबू नहीं रख पाता है। और फिर जो ये लड़का पंकज होता है वो भी सुमन के कहीं ना कहीं शरीर के टच करना शुरू कर देता है और जाहिर सी बात है सुमन भी उसका विरोध नहीं कर रही थी, क्योंकि वो भी यही चाहती थी। और इस तरह से पंकज का हौसला बढ़ जाता है और फिर उस रात उन दोनों के बीच में आज पहली बार सब कुछ होता है और यहीं से इनका ये रिश्ते, ये गलत चीजों का सिलसिला जो था वो शुरू हो चुका था। जब पहली बार ये सब कुछ हुआ तो अब ये लगातार ही हुए जा रहा था। अब जब भी सुमन अपने घर पर अकेली रहा करती थी तो वो पंकज को अपने घर पर चाहे रात को चाहे दिन में बुला लिया करती थी और उसके साथ आपसी सहमति से उसके साथ रिश्ते बनाया करती थी। हालांकि पंकज अभी छोटा था, उसे ना समझ रही थी, उसे नहीं कुछ समझ में आ रहा था कि उसकी मैडम उसका किस तरह से इस्तेमाल कर रही है। और ये बात ना तो पंकज के घर वालों को पता था और ना ही सुमन के पति को कुछ पता था, क्योंकि दोस्तों जो पंकज के घर वाले थे वो यही सोचा करते थे कि सुमन जो है वो जब भी घर पर अकेली रहती है तो इसीलिए वो पंकज को अपने घर पर रख लेती है। और संजय को तो इस बात की भनक ही नहीं थी कि उसके पीठ पीछे उसकी पत्नी जो है वो किसके साथ रात में समय बिताती है। और इस तरह से दोनों ही एक दूसरे के साथ काफी खुश हो गए थे और इधर घर परिवार में किसी को कुछ पता नहीं था और अभी ये सिलसिला जो था वो लगातार ही चले जा रहा था। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि चाहे कितना ही गलत काम आप सफाई से क्यों ना करे, छुप कर क्यों ना करे, लेकिन ये चीजें जो है वो लोगों के सामने कभी ना कभी सामने आ ही जाती है। और एक दिन ऐसा ही होता है इन दोनों के भी साथ। अब एक दिन होता क्या है दोस्तों कि जो ये सुमन होती है उसे उल्टियां होनी शुरू हो जाती है, उसे चक्कर आनी शुरू हो जाती है। अब जब उसे इस तरह से तबीयत खराब लगती है तभी उसका पति उस वक्त घर पर ही मौजूद था और वो ये देखता है कि अचानक से सुमन की तबीयत जो है वो कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है। तो उसे ये लगता है कि शायद उसने कुछ उल्टी सीधे खाने खाए होंगे और इस वजह से उसे पेट खराब हो गया होगा, इसीलिए वो कुछ दवा भी खिलाता है। कुल मिलाकर के वो नॉर्मल सी बात समझ रहा था, लेकिन फिर भी सुमन को उन दवाइयों से कोई भी आराम नहीं मिलता है। लगातार वो उल्टियां किए ही जा रही थी और तभी जो उसका पति संजय होता है वो अपनी पत्नी को ले जाकर के सीधे ही डॉक्टर यानी कि हॉस्पिटल पहुंच जाता है। अब जैसे ही वो अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास ले जाता है और जब डॉक्टर उनकी चेकअप करता है और जब बात बताता है तो डॉक्टर के माध्यम से संजय को ये पता चलता है कि सुमन जो है वो माँ बनने वाली है। और जैसे ही संजय ये सुनता है तो एकदम से ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो जानता था कि वो पिता तो बन नहीं सकता था, तो फिर आखिरकार सुमन कैसे माँ बनने वाली है। खैर हॉस्पिटल से तो वो चुपचाप अपनी पत्नी को लेकर के वापस से घर लौट आता है और अब घर आने के बाद वो अपनी पत्नी से पूछने लगता है कि दरअसल मुझे ये सच बताओ कि आखिर तुम माँ कैसे बनने वाली हो और ये मुमकिन कैसे हो सकता है। तभी दोस्तों जो सुमन होती है वो यही बताती है कि एक्चुअली में मैं आपसे ये बात बहुत पहले ही बता देना चाहती थी कि मुझे कुछ राज था जो आपसे शेयर करना था, लेकिन मैं ये भी जानती थी कि आप इस चीज के लिए तैयार भी नहीं होंगे और इसीलिए मैंने पहले ये सोचा है कि पहले मैं ये जो काम है उसको कर लेती हूँ और तब जाकर के मैं आपको सारी सच्चाई बता दूंगी। आपके सामने मैं सब कुछ क्लियर ही बता देती हूँ। दरअसल बात ये है कि एक मेरा स्टूडेंट है जिसके साथ मेरा रिश्ता रहा है
और उसी के माध्यम से आज ये सब कुछ हुआ है। मैंने उसके साथ सिर्फ और सिर्फ बच्चे के लिए ऐसा किया था और उसके बाद मुझे उससे कोई रिश्ता नहीं रखना था। और मैं भी आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस बच्चे को अपना लीजिए, ताकि आपकी कहीं समाज में बदनामी ना हो और आपकी भी कमी छुप जाए। और हम दोनों को ऐसे कोई ताना भी नहीं मारेगा, हम दोनों को संतान भी हो जाएगी। कहने का मतलब है, इससे हम दोनों की ही जिंदगी आसान हो जाएगी। आपको तो ये पता ही है कि आपकी कमी के बारे में सिर्फ मुझे पता है, आपके घर वालों या आपके माता पिता को भी नहीं पता है। तो आप बेफिक्री से पिता बन सकते हैं और ये बात जो है वो हम दोनों के ही बीच में सिर्फ एक राज बन करके रह जाएगी। अब दोस्तों, जो संजय था कहीं ना कहीं वो भी इस बारे में गहराई से सोचता है और वो ये चीज के लिए सहमत भी हो जाता है। कहता है कि बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं ये तुम्हारी पहली गलती और आखिरी गलती समझ करके माफ कर रहा हूँ और बच्चे को भी अपनाने को तैयार हूँ। लेकिन हाँ, याद रखने की आज के बाद अब तुम्हारा पंकज के साथ कोई रिश्ता नहीं रहेगा। जिस चीज के लिए तुमने उसके साथ रिश्ता बनाया था, तुम्हें वो हासिल हो चुका है। तो अब तुम्हारी सारी जब जरूरत पूरी हो गई है, तो इसीलिए आज के बाद तुम उस लड़के से कोई भी रिश्ता नहीं रखोगी। और दोस्तों, जो सुमन होती है वो अपने पति से इस बात के लिए वादा भी कर लेती है और फिर वो सारी चीजें जो थी वो अब नॉर्मल हो गई थी और उसका पति भी मान गया था। कुल मिलाकर के सब कुछ ठीक हो गया था, खुशी खुशी से सब कुछ चल भी रहा था। और अब संजय जो है वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के शराब पीने लगा था। कहीं ना कहीं उसे मन ही मन ये ग्लानि महसूस हो रही थी कि आखिर उसके अंदर कमी होने की वजह से आज उसकी पत्नी जो है वो किसी और के साथ रिश्ते बना रही थी और वो इस चीज को लेकर के कुछ कर भी नहीं सकता है। उसकी पत्नी जो है वो अपने ही स्टूडेंट के साथ सब कुछ कर रही थी और इस चीज से उसे काफी दिल को चोट पहुंची थी कि उसे किसी दूसरे बच्चे को अपनाना पड़ेगा। कुल मिलाकर के उसके लिए ये चीजें जो थी वो काफी ज्यादा निराशाजनक थी, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहा था और इसीलिए अब इसी वजह से ज्यादातर रोज ही शराब पीने लगा था। अब इधर जो संजय था, संजय अक्सर ही अब शराब के ही नशे में धुत रहने लगा था। या तो दिन भर वो काम करता और जब रात पर घर लौट कर आता तो वो शराब पी करके ही आता था और पत्नी के साथ समय न बिताकर अपने ही शराब के नशे में धुत रहता था और उसकी पत्नी जाकर के सीधे उसे बिस्तर पर लेटा देती और फिर वो सो जाता था, क्योंकि सुमन को भी अब कहीं ना कहीं अब अपने पति से कोई लगाव नहीं रह गया था, कोई अटैचमेंट नहीं रह गया था, क्योंकि बस वो भी अपने होने वाले बच्चे के ही बारे में सोचा करती थी। लेकिन दोस्तों, ये भी बात सही है कि अगर कोई इंसान एक बार अपने पैर को गलत रास्ते पर निकाल दे तो शायद उस रास्ते वो जल्दी वापस लौट करके नहीं आ सकता है। और वही चीजें अब सुमन के भी साथ होने वाली थी। अब जो ये सुमन थी वो हर रोज जो थी अभी भी वो पंकज से मिल रही थी और उसने अपने पति से इस चीज के लिए वादा तो कर लिया था, लेकिन फिर वो उस वादे को जल्दी ही भूल जाती है और फिर आखिरकार वो पति से छुप करके अपने स्टूडेंट के साथ फिलहाल भी वो रिश्ते कायम कर रही थी, अपने अरमानों को पूरा कर रही थी। अब ये बात फिलहाल तक तो संजय को नहीं पता था कि जब वो ऐसा कुछ करता है, लेकिन एक दिन जब अचानक से संजय अपने दुकान से घर लौट कर आ जाता है, क्योंकि वो नशे की हालत में था, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो जब वो अचानक से घर लौट कर आता है तो ये देखता है कि जो उसकी पत्नी है वो उसी स्टूडेंट यानी कि पंकज के साथ कमरे में थी और किस तरह के हालात में थी वो आप समझ सकते हैं दोस्तों। अब जब पति अपनी पत्नी को इस हालत में स्टूडेंट के साथ देखता है तो उसके तो मानो एकदम ही सर पर खून सवार हो जाता है। अब संजय को ये चीजें बर्दाश्त नहीं होती है और फिर वो क्या करता है दोस्तों कि तुरंत ही वो वहीं से एक डंडा उठाता है अपने घर से और उसी डंडे से वो लगातार पंकज पर वार करना शुरू कर देता है। कई बार वो उस डंडे से वार करता है उसके ऊपर और पंकज भी इस चीज के बचाव के लिए कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसके ऊपर लगातार ही डंडे पड़े थे और वो यही कह रहा था कि मुझे छोड़ दीजिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब कुछ मैडम ही मुझे करने के लिए बोलती है, मैडम ही मुझे अपने घर पर बुलाती है, मेरे ऊपर प्रेशर डालती रहती है। और जो पंकज होता है, कहने का मतलब अब संजय को इतना ज्यादा गुस्सा आ चुका था कि वो पंकज की किसी बात को सुन ही नहीं पा रहा था। वो लगातार बस और बस उसे मारे ही जा रहा था, क्योंकि वो भी काफी ज्यादा नशे में था और उसे भी नहीं एहसास हो रहा था कि वो क्या कर रहा था। और जिसकी वजह से दोस्तों बस कुछ ही देर में पंकज जो है वो इस दुनिया से चला जाता है। अब जैसे लड़का चीख रहा था, शोर मचा रहा था, तो कहीं ना कहीं उसकी आवाज सुन करके जो आसपास के लोग होते हैं दोस्तों, वो लोग भी सीधे संजय के घर पर पहुंच जाते हैं और जब वहां जाते हैं तो ये देखते हैं कि जो ये संजय होता है वो एक लड़के को, क्योंकि उसके हाथ में उस वक्त डंडा होता है, तो वो देखते हैं तो वो समझ जाते हैं और इस तरह से पंकज को शव को वो लोग देखते हैं। तो फिर तुरंत ही पुलिस को फोन कर दिया जाता है और फिर बताया जाता है कि सर यहाँ पर एक लड़के की हत्या कर दी गई है और पुलिस भी आधे घंटे के अंदर वहां पर पहुंचती है, मौका वारदात पर जाती है और फिर वहां पहुंचकर शव को पंचनामा किया जाता है और फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और फिर उसके बाद में जो ये संजय होता है उसे पुलिस गिरफ्तार करती है।
और गिरफ्तार करने के बाद में उसके आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ की जाती है कि किस तरह का व्यक्ति था। तो आस पड़ोस के लोग भी यही बताते हैं कि दरअसल जो ये पंकज है वो अंजलि के पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आया करता था और उसकी वजह से इसके पति ने इसकी मार मार के हत्या कर दी। अब पुलिस जब इसके पति को गिरफ्तार करती है और जब उससे सारा चीज पूछताछ करती है तो फिर वो पुलिस के सामने पूरी सच्चाई ही खोल करके रख देता है। अब दोस्तों संजय जो है वो क्योंकि पिता बनने के लायक नहीं था और इसीलिए वो बताता है कि उसकी पत्नी जो है वो अपनी स्टूडेंट के साथ रिश्ते कायम करती थी और इसके बावजूद भी मैंने अपनी पत्नी को माफ किया, लेकिन फिर भी मेरी पत्नी जो है वो गर्भवती होने के बावजूद भी इन कामों को नहीं छोड़ पा रही थी। और अब वो ये चीज कह चुकी थी, उसने मुझसे वादा किया था कि लेकिन दोबारा वो ऐसा गलत काम नहीं करेगी, लेकिन फिर भी वो काम कर रही थी। और जब मैंने अपनी आंखों के सामने से उसे ये सब कुछ करते हुए देखा तो फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और गुस्से में आकर के मैंने उसकी जान ले ली। अब दोस्तों पुलिस जो है वो संजय को भी गिरफ्तार कर लेती है और इस कहीं ना कहीं इस गुनाह के लिए सुमन को भी गिरफ्तार किया जाता है क्योंकि उसने भी एक नाबालिग लड़के के साथ कहीं ना कहीं रिश्ता बना करके गलत काम किया था और उसने इतना बड़ा गलत फैसला कदम लिया क्योंकि उसके एक गलत फैसले की वजह से एक बेकसूर लड़का, एक नासमझ लड़का जिसकी अभी उम्र ही नहीं थी चीजों को समझने की, गलत सही के समझने की, जहां तक उसकी गलती की जाए तो वो बहुत कम गलत साबित होता है। लेकिन इस महिला, क्योंकि ये एक समझदार महिला थी, एक टीचर थी, इसे अपने स्टूडेंट के साथ इस तरह से गलत काम नहीं करना चाहिए था। पति पत्नी तो जिंदा रह गए, लेकिन उन माँ बाप का क्या होगा जिनका एक बेटा, एक जवान होता हुआ बेटा को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने एक औरत के साथ उसके बहकावे में आने के बाद गलती कर दी थी। तो दोस्तों इस तरह से क्या कहना चाहेंगे, इस तरह के लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए दोस्तों? और इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी है? क्या संजय की सबसे बड़ी गलती है या फिर उसकी पत्नी की, और या उस स्टूडेंट के भी माता पिता की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती? ऐसे किसी पर भरोसा करके एक जवान लड़के को रात के समय में एक जवान महिला टीचर के घर पर छोड़ना किस हद तक सही था? उनको भी इन चीजों के बारे में सोचना चाहिए था। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ी गलती तो संजय ने की ही थी, उसने अपराध किया था, उसे तो उसे कर्मों की सजा मिलेगी।